हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर को, तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को डिटेल में। ये समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि कौन से केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स। तो अगर भारत सरकार या किसी एक या ज़्यादा राज्यों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे कि किसी लॉ के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर या किसी एरिया के कंट्रोल को लेकर, तो ऐसे मैटर सुप्रीम कोर्ट सुनता है। नेक्स्ट है डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स ऑन वन साइड वर्सेस अदर स्टेट्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक या ज़्यादा स्टेट्स एक साइड पे होते हैं और दूसरे स्टेट्स उनके ऑपोजिट साइड पे, जैसे कि 2 या 3 स्टेट्स मिलके एक इशू उठाते हैं किसी और स्टेट के अगेंस्ट। ऐसे केसेज में भी ये मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। जैसे तमिलनाडु और केरला अगर मिल के कर्नाटका के अगेंस्ट कोई वाटर शेयरिंग का इशू उठाए। नेक्स्ट है डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। ये तब होता है जब 2 या ज़्यादा स्टेट्स के बीच कोई म्यूचुअल डिस्प्यूट हो बिना सेंटर के इन्वॉल्वमेंट के। ऐसे डिस्प्यूट्स भी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच सतलेज यमुना लिंक कैनल को लेकर डिस्प्यूट। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस केसेज सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड इन सच केसेज। यानी ये सारे डिस्प्यूट्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, किसी और कोर्ट का यहाँ जुरिस्डिक्शन नहीं होता। इसलिए इसे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मतलब हाई कोर्ट या किसी लोअर कोर्ट में ये केसेज नहीं जा सकते। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज नहीं कर सकता। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला एक्सेप्शन है प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज। तो देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले जो ट्रीटीज या एग्रीमेंट साइन हुए थे उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करता। जैसे कोई ऐसा एग्रीमेंट जो 1947 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया हो। नेक्स्ट है सर्टेन ट्रीटीज विथ एक्सक्लूजन क्लोज, यानी अगर किसी ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूडेड है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। तो देखिए, पानी का बंटवारा एक सेंसिटिव इशू होता है और इसके लिए अलग से वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन केसेज में डायरेक्टली इंटरवेन नहीं करता जब तक ट्रिब्यूनल डिसीजन नहीं देता, जैसे कृष्णा रिवर या कावेरी रिवर डिस्प्यूट। नेक्स्ट एक्सेप्शन है फाइनेंस कमीशन मैटर्स। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसों का बंटवारा रिकमेंड करता है। उसके डिसीजन से जुड़ी डिस्प्यूट्स भी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पेंशन और एक्सपेंसेज एडजस्टमेंट, यानी किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन या सेंटर स्टेट के बीच खर्चे के एडजस्टमेंट के इशूज भी इस जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड्स पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड प्राइवेट सिटीजन सूट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पॉलिटिकल क्वेश्चंस जैसे कि गवर्नर का डिसीजन सही था या नहीं को एंटरटेन नहीं करता। और कोई प्राइवेट आदमी अगर किसी स्टेट या सेंटर के खिलाफ केस करे तो वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का हिस्सा नहीं होता, उसके लिए अलग लीगल प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का फुल ब्रेकडाउन। इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट किन स्पेसिफिक केसेज में डायरेक्टली एक्शन ले सकता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक और इम्पोर्टेंट पावर के बारे में, जो है रिट जुरिस्डिक्शन। ये पावर डायरेक्टली जुड़ी होती है आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन से। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है रिट जुरिस्डिक्शन इज अप्लाइड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिट जुरिडिक्शन का यूज तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो जाते हैं। अगर आपका राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम या कोई भी बेसिक राइट ब्रीच हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट इशू करता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर। तो दोनों के पास ये पावर है, लेकिन आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। ये इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट का जरिया है। अब बात करते हैं इन 5 स्पेशल राइट्स की जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं। तो इसका पहला टाइप है हैबीज कॉर्पस। ये रिट यूज होती है अगर किसी को इलीगली अरेस्ट कर लिया गया हो। कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर देता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस उठाकर ले जाए तो उस केस में ये रिट फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट है मेंडामस। तो इसका मतलब होता है वी कमांड, यानी कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर देता है कि वो अपना काम ठीक से करे। जैसे अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी अपने ड्यूटी में फेल हो रही हो, जैसे सफाई या पानी सप्लाई में, तो लोग मेंडामस रिट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। तो ये रिट लोअर कोर्ट को इशू की जाती है जब वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर काम कर रहे हो। ऐसे केसेज में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसे रोक देते हैं। जैसे अगर एक ट्रिब्यूनल किसी ऐसे मैटर में जजमेंट देने लगे जो उसके स्कोप में नहीं आते। नेक्स्ट है सर्टियोररी। तो ये भी लोअर कोर्ट्स के लिए होती है, लेकिन इसमें कोर्ट पूरा मैटर उठा के खुद रिव्यू करती है और अगर यहाँ पे गलती मिलती है तो जजमेंट कैंसिल कर देता है, जैसे अगर कोई इलीगल ऑर्डर पास हो गया हो। नेक्स्ट है क्वो वारंटो। तो ये रिट पूछता है किस अधिकार से आप ये पद पर हो, यानी अगर किसी ने इलीगली कोई गवर्नमेंट पोस्ट ले रखी है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने क्वालिफिकेशन के बिना ही कोई पब्लिक ऑफिस ले लिया हो। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है दिस पावर इज नॉट एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैव रिट जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिट जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, यानी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट्स भी ये रिट इशू कर सकती है। अब हम बात करेंगे द डिफरेंस ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पहला डिफरेंस है फेडरल डिस्प्यूट्स इज एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट, यानी फेडरल डिस्प्यूट्स जैसे सेंटर वर्सेस स्टेट वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनता है, मतलब एक्सक्लूसिव पावर है इस केस में। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इट इज कॉन्करेंट विथ हाई कोर्ट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के केसेज में दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स काम कर सकते हैं, इसलिए इस पावर को कॉन्करेंट कहा जाता है। तो दोस्तों रिट जुरिस्डिक्शन एक पावरफुल टूल है जिससे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर किसी भी सिटीजन का राइट वायलेट हो तो तुरंत न्याय मिले। तो इस स्लाइड में हमने रिट जुरिस्डिक्शन को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में। ये पावर तब यूज होती है जब कोई इंसान लोअर कोर्ट्स के डिसीजन से डिससेटिस्फाइड होता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट का एपीलेट जुरिस्डिक्शन 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स। तो चलिए हर एक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बारे में। तो अगर किसी केस में कोई ऐसा सवाल उठता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या से रिलेटेड है, जैसे कि फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशन, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपील सुनता है। जैसे क्या किसी लॉ का कोई पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ऐसे सवालों पर यह जुरिस्डिक्शन लागू होता है। अब बात करते हैं सिविल मैटर्स के बारे में। तो ये उन डिस्प्यूट्स के लिए होता है जो प्राइवेट पार्टीज के बीच होती है, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच या इनहेरिटेंस इशूज। अगर हाईकोर्ट किसी सिविल केस में जजमेंट देता है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है अगर कुछ लीगल कंडीशंस पूरी होती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल मैटर्स। तो देखिए अगर किसी क्रिमिनल केस में हाईकोर्ट ने कन्विक्शन या एक्विटल का फैसला दिया है
तो उस डिसीजन के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स होने चाहिए, जैसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब बात करते हैं एक स्पेशल प्रोविजन की, जो है अपील बाय स्पेशल लीव, व्हिच कम्स अंडर आर्टिकल 136। इसका पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्क्रिशनरी पावर ऑन इट, इट इज नॉट ए राइट, इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी केस एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स एंड इट कैन बी यूज्ड स्पेयरिंगली। तो देखिए, अपील बाय स्पेशल लीव एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके तहत कोर्ट किसी भी केस को एंटरटेन कर सकता है, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो या ट्रिब्यूनल का। स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की परमिशन मांगी जाती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अलाउ करे, चाहे तो ना करे। यहाँ पे ये बात याद रखें, ये राइट नहीं है। इसका मतलब है कि हर इंसान डायरेक्टली स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने का अधिकार नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि केस इंपॉर्टेंट है या नहीं। मान लीजिए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट अनफेयर डिसीजन दिया हो और हाईकोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया, तो ऐसे केसेज में एम्प्लॉय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के तहत मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शियल के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करता। इन कोर्ट्स का अलग प्रोसेस और जुरिस्डिक्शन होता है, जो आर्म्ड फोर्सेज एक्ट के अंडर रेगुलेटेड होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से डिसाइड करता है कि स्पेशल लीव पिटीशन एक्सेप्ट करे या नहीं। ये पावर बहुत लिमिटेड और सीरियस मैटर्स में यूज होती है, जहाँ पे जस्टिस का सीरियस वायलेशन हुआ हो या कोई ग्रेव इनजस्टिस दिख रहा हो। तो दोस्तों, ये था एपीलेट जुरिस्डिक्शन का फुल ब्रेकडाउन। सुप्रीम कोर्ट का ये रोल इंश्योर करता है कि लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को एक फाइनल चेक मिले और जस्टिस का अपहोल्ड होना कंटिन्यू रहे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की एक यूनिक पावर, जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा रोल है जहां कोर्ट जजमेंट नहीं देता, बल्कि सलाह देता है जब प्रेसिडेंट चाहे। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के अंडर भारत के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशंस में। ये एक ऐसी पावर है जो कोर्ट को केस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करती, पर प्रेसिडेंट को गाइडलाइंस या सजेशंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो देखिए, आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि अगर कोई लॉ या पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आ जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ये मैटर एक लीगल क्वेश्चन या पब्लिक इशू हो सकता है जिसे प्रेसिडेंट को समझने में मुश्किल हो। इसका मकसद ये है कि प्रेसिडेंट को प्रॉपर लीगल ओपिनियन मिल सके ताकि उनका डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड हो। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो सीक एडवाइस ऑन डिस्प्यूट्स फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज। यानी कि अगर कोई ऐसी ट्रीटी या एग्रीमेंट हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का हो और उसके इंटरप्रिटेशन में कन्फ्यूजन हो, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से उसका ओपिनियन भी ले सकती है। ये खास इसलिए है क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स अभी कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क को इम्पेक्ट करती है और उन्हें समझने में क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट को इस पावर के अंडर दो तरह के ड्यूटीज़ दिए जाते हैं। पहला है मे रेस्पॉन्ड। तो देखिए, कुछ केसेज में कोर्ट को चॉइस मिलती है, यानी उन्हें एडवाइस देना ऑप्शनल होता है। यहाँ पे दूसरा ड्यूटी है मस्ट रेस्पॉन्ड। तो जब प्रेसिडेंट क्लियरली मैटर रेफर करे तो कोर्ट को रिप्लाई देना इस केस में ज़रूरी होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग बट होल्ड्स परसुएसिव वैल्यू। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। ये एक सजेशन है जो गवर्नमेंट को कंसीडर करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट को ये फॉलो करना नेसेसरी नहीं होता। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन गवर्नमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइड होता है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनली ग्राउंडेड होता है और बहुत रेस्पेक्टेड होता है। अब हम बात करेंगे कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के बारे में जहां एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है दिल्ली लॉज एक्ट 1951। इस केस में प्रेसिडेंट ने पूछा था कि पार्लियामेंट को अपने लॉज किस हद तक डेलीगेट करने का अधिकार है।
नेक्स्ट है बेरुबारी यूनियन केस ऑफ 1960। ये केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, जिसमें भारत को ईस्ट पाकिस्तान को, यानी कि जो आज बांग्लादेश है, उसको कुछ टेरिटोरी देना था। प्रेसिडेंट ने इस मैटर में कोर्ट से एडवाइस मांगी थी। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम केस। तो इस केस के बाद भी प्रेसिडेंट ने यह पूछा था कि नेचुरल रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होना चाहिए। ये केस मीडिया में तब ज़्यादा डिस्कस होता है जब करप्शन इशूज रेज्ड होते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एक डेमोक्रेटिक ब्रिज है। ये इसलिए क्योंकि इस पावर से एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल एडवाइस मिलती है, जिससे गवर्नेंस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल एडहेरेंस आती है। ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जहां एक इंस्टीट्यूशन दूसरे को गाइडेंस देता है, जिससे लॉ और जस्टिस इंश्योर होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम सुप्रीम कोर्ट के एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को डिटेल में समझेंगे, जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इसका मतलब सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं, बल्कि उससे जुड़ी अथॉरिटी और पावर भी होती है। तो चलिए यहाँ पे हर एस्पेक्ट को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स जजमेंट्स और प्रोसीडिंग्स फॉर रेफरेंस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जहां हर जजमेंट, हर आर्गूमेंट और हर लीगल प्रोसीडिंग ऑफिशियली रिकॉर्ड की जाती है। ये रिकॉर्ड सिर्फ एक फॉर्मल लिस्ट नहीं होते, ये लीगल हिस्ट्री का एक हिस्सा बन जाते हैं। जैसे अगर किसी केस में किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट डिफाइन हुआ है, तो उसका पूरा जजमेंट फ्यूचर में सिमिलर केसेज के लिए रेफर किया जा सकता है। इससे एक लीगल कंटिन्यूटी बनती है और लीगल सिस्टम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव एविडेंशियरी वैल्यू एंड आर प्रेसिडेंट्स। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का एविडेंशियरी वैल्यू होता है, मतलब उन्हें किसी भी कोर्ट में प्रूफ के रूप में पेश किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जजमेंट्स प्रेसिडेंट्स कहलाते हैं। यानी अगर किसी सिमिलर लीगल पॉइंट पर कोई नया केस आए तो लोअर कोर्ट्स उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जैसे केशवानंद भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस्टैब्लिश किया। आज भी ये जजमेंट हर कॉन्स्टिट्यूशनल केस में प्रेसिडेंट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ सिविल और क्रिमिनल मैटर्स। तो देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का एक पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट देने की। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता या पब्लिकली कोर्ट का इंसल्ट करता है या केस की डिग्निटी को हर्ट करता है, तो कोर्ट उसे पनिश कर सकती है। इस कंटेम्प्ट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट तब होता है जब कोई पर्सन कोर्ट का ऑर्डर मानने से इनकार करे। जैसे अगर कोर्ट ने किसी को सैलरी रिलीज करने का ऑर्डर दिया और अथॉरिटी उसे इग्नोर करे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति कोर्ट के अगेंस्ट डिरोगेटरी स्टेटमेंट दे या कोर्ट के काम में इंटरफेयर करे। जैसे मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया पर जज के अगेंस्ट ऑफेंसिव कमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अप्लाइज टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। यानी कि ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं है। अगर किसी ने किसी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल का भी डिसरेस्पेक्ट किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी कंटेम्प्ट का केस चला सकता है। ये इंश्योर करता है कि हर कोर्ट का डिग्निटी बना रहे और हर जुडिशियल अथॉरिटी को प्रोटेक्शन मिले। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बीइंग ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है, जो सिर्फ लीगल रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि पूरे जुडिशियल सिस्टम का रेस्पेक्ट, कंटिन्यूटी और ऑर्डर मेंटेन करता है। ये पावर इंश्योर करती है कि जुडिशियरी की बात सिर्फ एक एडवाइस नहीं बल्कि लॉ का हिस्सा हो, जिसको सबको मानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही पावरफुल रोल के बारे में, जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये पावर इंश्योर करती है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन को रिव्यू कर सकती है। ये रिव्यू देखता है कि क्या वो लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ
लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो सबसे पहले ये पावर लागू होती है लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स पर, यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ बनाया हो तो कोर्ट उस लॉ की वैलिडिटी चेक कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट करता है तो वो उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ पे दूसरा एरिया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, यानी सरकार के द्वारा जारी किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, नोटिफिकेशंस या सर्कुलर्स भी जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में आते हैं। अगर किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसको रोक सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज और एक्ट्स नल एंड वॉइड। तो देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी लॉ या एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाए तो वो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसका मतलब है ऐसा लॉ या एक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। इसे कहते हैं अल्ट्रा वायर्स, यानी कि बियॉन्ड लीगल पावर्स। तो दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू एक गार्जियन की तरह काम करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। ये पावर इंश्योर करती है कि कोई भी अथॉरिटी, चाहे लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव, अपने पावर का मिसयूज ना करे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ही बहुत ही फंडामेंटल रोल के बारे में, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। यानी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी क्लोज या प्रोविजन का मीनिंग अनक्लियर हो या उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स हो तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही देता है। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। तो देखिए, अगर किसी आर्टिकल या प्रोविजन का मीनिंग डाउट में हो या कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट से क्लैश करता हो तो फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है उसका इंटरप्रिटेशन देने की। जैसे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंटरप्रेट किया था, जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है, उसकी हर लाइन हर वर्ड का अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इसलिए जब कभी डाउट होता है या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्राइन्स का यूज करता है। तो चलिए एक एक करके इन डॉक्ट्राइन्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी, यानी अगर किसी लॉ का कुछ पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो पूरा लॉ इनवैलिडेट नहीं किया जाता, सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन को अलग कर दिया जाता है। जैसे सपोज एक एक्ट में 5 क्लोजेस है और एक क्लोज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ वो एक क्लोज ही स्ट्राइक डाउन होगा, बाकी वैलिड रहेंगे। इस डॉक्ट्राइन का मकसद है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, पूरा लॉ वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को आप खुद से वेव यानी छोड़ नहीं सकते। इवन अगर आप कहें कि मुझे मेरा राइट नहीं चाहिए तो भी लॉ आपके प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। ये इसलिए क्योंकि ये राइट्स इंडिविजुअल के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं और उनका सरेंडर अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, यानी जब कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी नए अमेंडमेंट के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है तो उस पर इक्लिप्स लग जाता है, यानी वो लॉ कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट या चेंज आता है जिससे वो लॉ वैलिड हो जाए तो वो इक्लिप्स हट जाता है और लॉ दोबारा एक्टिव हो सकता है। जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थे उन पर इक्लिप्स लगा था, लेकिन बाद में कुछ लॉज रिवाइव हो गए जब अमेंडमेंट्स आए। यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ पीट एंड सब्सटेंस। तो ये डॉक्ट्राइन तब अप्लाई होती है जब स्टेट और सेंटर के लॉज एक दूसरे के एरियाज में एंटर करते दिखते हैं। कोर्ट देखता है कि लॉ का रियल पर्पज क्या है, उसकी पीट यानी कि कोर और सब्सटेंस यानी कि एसेंस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर वो लॉ मेनली स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत यूनियन लिस्ट को टच करना एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन।
तो ये डॉक्ट्राइन बेसिकली ये कहता है जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। अगर लेजिस्लेचर किसी ऐसी चीज पर लॉ बना रहा है जहां उसके पास पावर नहीं है लेकिन वो किसी और नाम से कवर करने की कोशिश करता है तो कोर्ट उसकी रियल इंटेंट देखकर लॉ को इनवैलिड कर सकता है। जैसे अगर स्टेट असेंबली टैक्स का लॉ पास करे जिसका नाम फी हो लेकिन असली में वो टैक्स ही हो तो वो कलरेबल लेजिस्लेशन के अंडर स्ट्राइक डाउन हो सकता है। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कॉन्स्ट्रक्शन ईटीसी। तो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्राडिक्टोरी दिखते हैं तो कोर्ट दोनों प्रोविजंस को एक दूसरे के खिलाफ इंटरप्रेट नहीं करता बल्कि ऐसे समझाता है कि दोनों का मीनिंग प्रिजर्व हो। तो दोस्तों ये डॉक्ट्राइन सिर्फ टेक्निकल रूल्स नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के टूल्स हैं जिनसे वो कॉन्स्टिट्यूशन को एलाइव, रेलिवेंट और लॉजिकल बनाए रखते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फिक्स टेक्स्ट हो सकता है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन लिविंग प्रोसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल सबसे सेंट्रल है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं अदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखिए इन्हें अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं लेकिन ये पावर्स सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक कोर्ट नहीं बल्कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो चलिए एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स के बारे में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज द फाइनल अथॉरिटी इन द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस। तो सुप्रीम कोर्ट का एक खास अधिकार है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ हुई है जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेज, काउंटिंग एरर या क्वालिफिकेशन इशू तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ये मैटर किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पे फाइनल होता है। इससे इंश्योर होता है कि कंट्री के टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट और लीगली करेक्ट हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉन्डक्ट ऑफ यूपीएससी मेंबर्स। यहाँ पे इसका पॉइंट्स है सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट्स कॉन्डक्ट ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस, इट कैन रिकमेंड रिमूवल फॉर मिसबिहेवियर एंड हियर प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी यूपीएससी के मेंबर का कॉन्डक्ट क्वेश्चनेबल है तो वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजते हैं। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस मेंबर के बिहेवियर की इन्वेस्टिगेशन करेगी। जैसे अगर कोई मेंबर बायस्ड हो, करप्शन में इन्वॉल्व हो या अपने ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म ना कर रहा हो तो कोर्ट उसकी जांच करेगी। अगर यहाँ पे कोर्ट पाए कि सच में मिसबिहेवियर हुआ है तो वो मेंबर को हटाने की रिकमेंडेशन दे सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मैंडेटरी फॉलो करनी होती है। ये प्रोविज़न इंश्योर करता है कि यूपीएससी जैसी इंडिपेंडेंट बॉडी के मेंबर्स अकाउंटेबिलिटी से काम करें। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के बारे में। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एंड रिवर्स इट्स ओन जजमेंट्स एंड इट इज़ लाइक ए सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। तो देखिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जुडिशियल बॉडी है जिसे अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू करने का पावर मिला है। मतलब अगर किसी जजमेंट में लीगल एरर हो गया हो, नए फैक्ट सामने आए हो या कोई इनजस्टिस हो गया हो तो सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को वापस देख सकती है। ये सिस्टम एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म जैसा काम करता है। यहाँ पे एक फेमस एग्जांपल है केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले गोलकनाथ केस को ओवररूल कर दिया था। इससे ये साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट स्टैटिक नहीं है, वो समय के साथ इवॉल्व होती है और अपने पास्ट डिसीजंस को भी सुधार सकती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे नेक्स्ट पावर है विथड्रॉल और ट्रांसफर ऑफ केसेज। इट मीन सुप्रीम कोर्ट कैन टेक ओवर और ट्रांसफर केसेज फ्रॉम हाई कोर्ट्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है
कि वो किसी भी हाई कोर्ट से किसी इंपॉर्टेंट केस को अपने पास बुला ले या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे। ये तब होता है जब कोई मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का हो या पूरे देश पर इफेक्ट डालने वाला हो। इस पावर का यूज सुप्रीम कोर्ट तब करता है जब फेयरनेस और पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल हो। इससे इंश्योर होता है कि लीगल सिस्टम बैलेंस रहे और पावरफुल पार्टीज भी जुडिशियरी से बच ना पाए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पावर है बाइंडिंग नेचर ऑफ लॉ। इट मीन सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग अक्रॉस इंडिया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स काफ़ी पावरफुल होते हैं। आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पूरे भारत के सभी कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होते हैं। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लीगल इशू पे डिसीजन ले लिया तो उसी तरह से सब कोर्ट्स को वो डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट। ये प्रोविजन लीगल सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी बनाए रखता है। ये भी इंश्योर करता है कि हर सिटीजन के लिए सेम लॉ अप्लाई हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहता हो। तो चलिए अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट पावर पे। तो नेक्स्ट पावर है जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस। इट मीन सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजेस ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन द कंट्री। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास देश के सभी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के ऊपर एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है। ये काम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली हाई कोर्ट्स के थ्रू करती है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करती है कि लोअर कोर्ट्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर है, उनमें डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, और किसी भी जज या कोर्ट ने अगर अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की हो तो उस पर एक्शन लिया जा सके। इससे जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी मेंटेन होती है। तो दोस्तों, ये थे सुप्रीम कोर्ट के कुछ अदर पावर्स जो हमारे लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बनाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स के बारे में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से तरह के एडवोकेट्स काम करते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जिनके रूल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होते हैं। तो चलिए हर एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सीनियर एडवोकेट्स के बारे में। तो दे आर डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड दे कैन नॉट फाइल केसेस डायरेक्टली एंड मस्ट वर्क विथ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और जूनियर्स। यानी कि ये वो एक्सपीरियंस लॉयर्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेट किए जाते हैं, उनके एक्सपर्टाइज और कंट्रीब्यूशन के बेस पर। सीनियर एडवोकेट्स डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर सकते, उन्हें किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या जूनियर लॉयर के थ्रू काम करना पड़ता है। उनका मेन काम आर्गूमेंट्स देना होता है, पेपर वर्क नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के बारे में। तो देखिए, दे आर ऑथराइज्ड टू फाइल एंड एक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये वो एडवोकेट्स होते हैं जो एक स्पेशल एग्जाम क्लियर करते हैं और सिर्फ यही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने, वकालतनामा सबमिट करने और ऑफिशियली पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनने के ऑथराइज्ड होते हैं। इनका काम सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर होता है और ये फॉर्मली केस के जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे तीसरी कैटेगरी होती है अदर एडवोकेट्स। दे कैन आर्ग्यू बट कैन नॉट फाइल डॉक्यूमेंट्स और मैटर्स। तो ये लॉयर सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, केसेज प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये लोग डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं कर सकते जब तक वो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ना बन जाए। उन्हें किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के अंडर प्रैक्टिस करना पड़ता है जब तक वो खुद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स ना हो जाए। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने ये समझा सुप्रीम कोर्ट में हर एडवोकेट की एक स्पेसिफिक पोजीशन और जिम्मेदारी होती है जो कोर्ट की डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करती है। तो यहाँ पे हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर ख़त्म होता है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।